है वो पूरी पूरी फाइल्स। नहीं, आउटपुट रहने दो, मुझे सिर्फ अपनी कैलकुलेशंस भेज दो बस। ओके सर, और बाकी जो स्ट्रक्चर्स के स्क्रीनशॉट वगैरह लिए थे वो भी आपको वर्ड में अटैच करके। हाँ, आप ओ, अगर अगर कर सकते हो तो ठीक है, अदरवाइज मुझे सिर्फ रिजल्ट भेज दो। नहीं सर, वो मैंने एक्चुअली कर लिया है, मतलब मैंने स्नैपशॉट्स वगैरह ले लिए हैं, बस उनको मैं आपको कंपाइल करके मेल कर दूंगी। ठीक है। ओके सर। हम्म। हाँ, मैंने देख लिया था वैसे। ठीक है, आइडो के साथ मैंने। हाँ। क्यों आएगा बेटा? क्यों आएगा? हाँ, मैं वही पूछूंगा मैं, लेकिन मैंने आपसे सिंपल सा एक था कि भाई हम लोग एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक क्यों बताते हैं। जो डिफरेंस आ रहा है दैट इज गोइंग टू डिसाइड मी ना कि एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सा होगा, एक्सोथर्मिक कौन सा होगा। ओके। पुनः आपने किया? पुनः। नमन। गुड आफ्टरनून सर। यस गुड सर। आफ्टरनून बेटा। नमन, कर लिया वो जो मैंने दिया था इससे पहले? नहीं सर, करूँगा अभी। कब? करना सर, एक दो दिन में अभी। अच्छा, क्या किया इन दिनों जब मैंने काम दिया, काम देने के बाद आपने क्या किया? कुछ तो किया होगा। हाँ सर, 7 तारीख को थी ना आपकी क्लास। हाँ। हाँ तो सर उस दिन तो मैं वैक्सीन लगवाने गया था, तो फिर अच्छा। और फिर उसके बाद? कल तो सर थोड़ा बुखार आया था। हाँ। आज वैसे दूसरी कुछ पढ़ाई करी थी। क्या जैम पढ़ाए थे, क्या पढ़े थे? जैम की। जैम के लिए? यस सर। क्या पढ़े थे, वही तो पूछ रहा हूँ। क्या जैम के लिए पढ़े थे, क्या पढ़े थे बेटा? हाँ सर, 1 मिनट याद कर रहा हूँ। सर, हम्म। सर हमने आपको तो वो बता दिया था ना, एड्रेड वाला जो हमारा बेसिक सेट है उसमें नहीं हो रहा, तो फिर कौन से बेसिक सेट में होगा, वो हम निकाल के देखें कि कौन से में होगा, या आप बता दोगे? मैं बता दूंगा उसे, अभी तो जितना आपने किया है उतना ही सफिशिएंट है। ठीक है, मेटेलिक वजह से वो नहीं होगा, उस बेसिस सेट में नहीं यस होगा। सर, वो ठीक तो है। सर आपने रीजन बता ही दिया था, हम्म। लेकिन ये नहीं बताया था कि फिर कौन से बेसिक सेट में होगा। अच्छा, कोई बात नहीं, मैंने इसलिए आपको ब्रोमो और आइड क्लोरो भी दिए थे। यस सर, वो तो ब्रोमो और क्लोरो वाले तो हो गए, वो तो आ गया था उनका रिजल्ट। ओके। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून रिजवान। हाँ नमन, अभी तक याद नहीं हो पाया क्या पढ़े थे? सर इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में क्या? मेन ग्रुप एलिमेंट्स।
क्या चीज? मेन ग्रुप एलिमेंट्स। कौन से होते हैं मेन ग्रुप एलिमेंट्स? एस और पी ब्लॉक। कौन सा? एस एंड पी ब्लॉक। अच्छा, सिंपलेस्ट एस ब्लॉक एलिमेंट बता दो जरा कोई। हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। हाइड्रोजन और हाइड्राइड में क्या फर्क होता है? हाइड्राइड एच नेगेटिव, हाइड्रोजन सिंपल। और व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ प्रोटॉन? प्रोटॉन और हाइड्रोजन में क्या फर्क होता है? हाइड हाँ, प्रोटॉन में वो इलेक्ट्रॉन भी चला जाता है सर, जो एक हाइड्रोजन के पास होता है। तो उसमें क्या बचा रहता है? सिर्फ प्रोटॉन बचा रहता है, न्यूट्रॉन नहीं होता उसमें। अच्छा, तो हाइड्राइड बेसिक होता है नेचर में ये कि एसिडिक होता है? सर बेसिक होता है पक्के से कैसे? सर, नेगेटिव चार्ज है ना हाँ, तो कौन से कंसेप्ट के हिसाब से वो बेस है? वो। अच्छा डोनेट करेगा इस कंसेप्ट के हिसाब से। कौन सा कंसेप्ट है वो डोनेट करेगा? लुईस, एसिड हाँ, बेस। और क्या सर पढ़े? कंप्यूट के हाँ, अंदर टाइम आउट आ गया था, तो उसका क्या मतलब है? बेटा वो आपको जो मैंने बताया था ना, डू मोर कैलकुलेशन वाला स्टेप, यस सर। वो यूज करना पड़ेगा। 6 घंटे चली थी। सर 6 घंटे पूरा हो गए थे, उसमें हाँ टाइम तो लिखा आ रहा है 6:01 लिखा आ रहा है। हाँ हाँ, तो उसमें डू मोर कैलकुलेशन करके फिर से आप उसे फर्दर ऑप्टिमाइज कर देंगे। ओके। ठीक है। कहाँ है बाकी लोग, कहाँ हैं? मैं चाह रहा था जो मैंने क्लासेस मिस करी हैं उसका थोड़ा पढ़ा था, फिर आप लोगों को, अच्छा आप लोगों से बात करनी थी। आप लोगों को ऑफलाइन ऑनलाइन का तो पता ही है ना वो तो। यस सर। तो आप लोग आना चाह रहे हो? अच्छा, प्रैक्टिकल्स के लिए ही सोच रहे थे ना? तो सर आप लोगों ओनली के, प्रैक्टिकल्स। हाँ, आज मेरे साथ एचओडी सर से बात हो रही थी इसी चीज़ को लेकर, क्योंकि एमएससी के स्टूडेंट्स आए हैं। तो आपके लिए है कि उन्होंने बोला कि अगर इफ आप लोग सबके सब इस तरीके से अगर चाहते हो कि कोई भी 2 दिन सिर्फ प्रैक्टिकल्स ही हो जाएं, ठीक है, तो वैसा वैसे उस तरीके से टाइम टेबल आपका वापस रिकंस्ट्रक्ट करवाया जा सकता है। समझ में आया? यस सर। यस सर, ये ओके ठीक सर। है। हाँ, तो इफ यू गाइस, हाँ, तो अब आप लोग जब भी अगर आते हो यहाँ पर, तो एक बार सर से भी, एचओडी सर की कोई क्लास है आपके साथ? नो सर। नो सर। ओके, ठीक है, तो मैं उनसे बात कर लूंगा इस चीज़ के लिए लेकर कि आप लोग इस तरीके से तैयार हैं। वैसे उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, अगर 2 दिन आपको प्रैक्टिकल्स के लिए आना पड़े। नो सर। ठीक है, उस दिन फिर आपकी कोई और क्लास नहीं होगी, सिर्फ प्रैक्टिकल्स ही होंगे। यस यस सर। सर। ठीक है, मतलब फ्रॉम मॉर्निंग टू लाइक 6 और 5 आपका सिर्फ प्रैक्टिकल होगा बेटा। यस सर। ठीक है, ओके सर। तो हाँ, ये अभी मतलब उन्होंने बोला था आपका कंसेंट, वर्बल कंसेप्ट कंसेंट देने के लिए। तो अगर इस तरीके से है तो भी आई कैन पुट दिस थिंग इन फ्रंट ऑफ हिम एंड फिर वी कैन डिसाइड। ठीक है। यस सर। और कहाँ गए ये लोग, कहाँ गए बाकी लोग, कहाँ है? निधि नहीं? यस सर, उन्होंने शिफ्ट किया ना, तो अभी वो आई है, तो वो सब क्लीनिंग वगैरह में और अच्छा, निधि शिफ्ट। दिल्ली आ चुकी है? यस सर। ओके, मुझे ऐसे दोस्त क्यों नहीं मिले? अच्छा, आप लोगों को ये तो दिख रहा है ना? मैं इसको सेव कर लूँ पहले। ठीक है, तो पहले क्या करूं मैं? आप लोगों को पहले जो हम लोगों को एक छोटा सा टॉपिक पढ़ना था, आपका मॉलिक्यूलर मॉडलिंग, ड्रग डिजाइन इन मॉलिक्यूलर मॉडलिंग में, ताकि आपका एक यूनिट आपका कंप्लीट हो जाए, वो कर लें या फिर प्रैक्टिकल्स का आपको करवाऊं अभी?
सर यूनिट कंप्लीट करा दो आप। ठीक है, क्योंकि मैं भी यही सोच रहा यस था सर, कि यूनिटी करा दो। जब आप आओ, ऐसे नहीं तो बताऊं होगा क्या, आपके पास थ्योरी एक्यूमुलेट होती चली जाएगी और प्रैक्टिकल करवाते वक्त फिर से आपको सारी चीज़ें इंस्ट्रक्ट करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो हम लोग यही करते हैं। मैं अभी आपको सिर्फ जिसे कहते हैं जो हमारा थ्योरी है डीएसई मॉलिक्यूलर मॉडलिंग वाला, वो हम लोग थोड़ा सा क्लियर करते हैं अपने उससे। ठीक है, बाकी ये रिकॉर्ड चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्योंकि योशिता तो है नहीं अपनी। ओके फाइन। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, हम लोगों ने बॉन्ड एंगल पढ़ लिए, उससे पहले ऑब्वियसली हम लोग बॉन्ड पढ़ चुके हैं, चार्ज पढ़ चुके हैं, एवरीथिंग इज लाइक इससे पहले का जो भी है वो कंसिडर कर रहा हूँ मैं बॉन्ड एंगल में। फिर उसके बाद वी हैव आल्सो स्टडीड द डायहेड्रल एंगल, डायहेड्रल एंगल, इम्प्रॉपर एंगल। ठीक है, नाउ व्हाई वी आर इंटरेस्टेड इन स्टडीइंग द bond angle, dihedral angle, and improper angle. This is for understanding potential energy, isn't it? हाँ या ना बेटा, everybody is getting my point or not? यस सर। यस सर। ठीक है, क्यों? बिकॉज जब मैंने बॉन्ड की डेफिनेशन बोली तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैंने दोनों एटम्स का मास एंड चार्ज दोनों कंसिडर किए, मास एंड चार्ज दोनों कंसिडर किए। ठीक है, अब अगर मैं मास के रिस्पेक्ट में बोलूं तो मास के रिस्पेक्ट में मेरे को सिर्फ और सिर्फ अगर ये एक बड़ा मास होता तो m1/m2 बाय r इंटू आर। ठीक है, यही होता है ना ग्रेविटेशनल फोर्स जिसे कहते हैं हम लोग, पढ़े हो ना ग्रेविटेशनल फोर्स, यस सर। है ना, जिसमें हम लोग इस एक कांस्टेंट को वी यूज टू से दैट इट्स ए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जो कि अलग अलग जगह अलग अलग होती है। ठीक है, इन अ सेम वे जब हम लोग थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक में आते हैं तो वी यूज टू डील विथ another constant in which q by r into r। क्लियर? ठीक है, मैं आपको रीजन बताऊंगा व्हाई आई एम राइटिंग r इंटू आर इन प्लेस ऑफ आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को क्लियर है ना? इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब जब मैं इसकी बात करता हूँ, नाउ वी आर नॉट कंसिडरिंग लाइक सेंटर ऑफ मास या फिर रिड्यूस्ड चार्ज, हम लोग इन सब चीज़ों की कोई बात नहीं करने वाले। हम लोगों को सिंपल सी एक कॉमन सेंस लेना है कि जब मैं फोर्स की बात करता हूँ तो फोर्स तो मेरे पास एक फिक्स डिस्टेंस के लिए ही मेरी फोर्स वैलिड है, लेकिन इन नेचर जो है उसमें हमारा फोर्सेस जो है, फोर्सेस आर एक्चुअली डायनामिक, आर डायनामिक, इजंट इट? है या नहीं है? इससे यस सर। है ना, फोर्सेस आर एक्चुअली डायनामिक, बट वी कैन नॉट अंडरस्टैंड डायनामिक नेचर ऑफ फोर्स विद द हेल्प ऑफ these simple equations. So in order to understand this philosophy, हम लोग क्या करते हैं, we used to see the change in forces of 2 points। ऑलवेज हम लोग जब
दो पॉइंट के बारे में बात करते हैं तो फोर्स आता है, तो उसके चेंज को हम लोग क्या क्या बोलते हैं? वी यूज टू से इट पोटेंशियल। ठीक है, तो इसका मतलब चेंज इन फोर्सेस ऑफ टू पॉइंट्स विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, with respect to change in distance, in distance, I will be calling it as potential. इसका मतलब हम लोग, मेरा सिंपल सा है कि फोर्स ऑफ टू पॉइंट्स, सपोज मान लेते हैं दिस इज F and this is the change in distance, means with the help of potential I am capable of calculating work performed. And this performed work is nothing but it is your potential. मैं इसको potential बोल रहा हूँ, I am not, मैं इसके लिए potential energy word use नहीं कर रहा हूँ. Clear? Potential energy is the energy which is by the virtue of the position of the molecule. यही बोलते हैं ना हम लोग, पोटेंशियल एनर्जी हम लोग क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी वी यूज टू से mgh, यस सर। है ना? काइनेटिक एनर्जी हम लोग बोलते हैं हाफ mv², मींस पोटेंशियल एनर्जी इज virtue of a position, of position where it's a virtue of your momentum. ठीक है, ये क्या है? दिस इज पोटेंशियल. ठीक है, पोटेंशियल, हम लोग इस पोटेंशियल को क्या बोल रहे हैं? दिस इज ड्यू टू द वर्च्यू ऑफ चेंज इन पोजीशन. चेंज इन पोजीशन. अब क्योंकि हम लोग इसको बड़े आराम से समझ लेते हैं, इसको समझने में दिक्कत है, तो मैं इसको बोलूंगा कि बिकॉज इट्स अ चेंज इन पोजीशन फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 2, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी 1 which is initial and potential energy final, इसको I कर लो और इसे फाइनल कर लो. ठीक है, तो what I am more interested in calculating change in potential energy, because जब मैं दो पॉइंट्स के, दो independent points, means my molecule is here and after some time my molecule is over here at these, and इनकी जो positions हैं, that position is independent of their nature, किसी के ऊपर depend नहीं कर रहा है. तो मैं इन यहाँ पर potential energy initial and this is potential energy final. तो अगर मैं इस तरीके का कोई, कि जब ये मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ आया तो मैं इसके बीच का अगर चेंज ले लूं, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी इन चेंज, तो इट विल गिव मी अ पोटेंशियल सरफेस. ठीक है, व्हाई इट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल सरफेस, कोई बताएगा? हम लोग इसे पोटेंशियल सरफेस क्यों बोलते हैं? किसी को कोई आइडिया है? ग्रेडियंट वर्ड सुना है किसी ने? यस सर। कहाँ सुना है ग्रेडियंट वर्ड? सर ग्रेडियंट पोटेंशियल कुछ सुना था। अच्छा, ग्रेडियंट एंड पोटेंशियल दोनों सुने थे. ठीक है, चलो अभी हम लोग इसको थोड़ा दरकिनार करते हैं. हम लोग पहले पोटेंशियल एनर्जी सरफेस की ही बात करें. तो व्हाई आई एम सेइंग इट एज अ सरफेस, बिकॉज यहाँ पे मैं फोर्स ले रहा हूँ एंड डिस्टेंस ले रहा हूँ. तो इसका मतलब what I am actually more interested, I am actually, this is force, this is distance, and this is your potential surface.
इजंट इट? क्योंकि मैंने फोर्स और चेंज इन पोजीशन दोनों को साथ में ले लिया, इसी वजह से मुझे जो एक चीज मिलेगी, इट इज चेंज इन फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। क्लियर? यस सर। ठीक है, तो अब क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के साथ अगर मैं इसको करूं, तो मैं इसको मान लेता हूं इट इज नथिंग बट डी आर एप्सिलॉन आर इंटू आर एंड दिस इज डी आर। अब अगर मैं इसको बोलता हूं कि एवरी टाइम suppose these are the two particles and this is a distance which is r, and every moment of time there is a change in dr। तो मैं इसको अब मैं थोड़ा बड़ा करके बना रहा हूं, पता चल गया? दिस इज अ वेरी स्मॉल चेंज। मीन्स मैंने एक को स्टेशनरी कर दिया, एक को मैंने मोबाइल कर दिया, जिसकी वजह से मुझे dr में चेंज मिला, एंड दैट dr चेंज विल रिजल्ट टू अ न्यू डिस्टेंस जिसको मैं r प्लस dr कह सकता हूँ, बिकॉज मैं ये मान सकता हूँ कि दिस डिस्टेंस इज इक्वल, ये r एंड ये भी r, and I can say for a very small distance this value and this value will be same। इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा ये। क्लियर? यस सर। ठीक है, तो इसका मतलब मैं बड़े प्यार से मैं इसको इस तरीके से कह सकता हूं कि आई कैन से दैट पहले मतलब इट वाज आर डिस्टेंस हियर, तो नाउ दिस होल वैल्यू, मैं इसको ये जो डी आर जो है, आई कैन से दिस इज नथिंग बट आर डी आर एंड दिस इज डी आर। ठीक है, जिसकी वजह से वी विल बी हैविंग ठीक है, यस सर। ठीक है। वाई इट इज सो? बिकॉज अगर मैं बहुत छोटे वैल्यू को आर के साथ प्लस करूं, ये दोनों चीजें मैं आराम से इस चीज को कह सकता हूं कि फॉर अ वेरी स्मॉल चेंज इन डिस्टेंस, माय आर प्लस डी आर विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आर प्लस आर इंटू डी आर। जैसे इसका सबसे आइडियल एग्जाम्पल है 2 + 2 एंड 2 × 2 इज इक्वल टू 4। कह सकते हैं ना हम लोग, यस सर। है ना? तो फॉर अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस वी कैन से, ये तो मैंने एक मैथमेटिकल पॉसिबिलिटी दिखा दी आपको कि बहुत कम ऐसी जगह दिखाई देती है जहाँ पे एडिशन एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल। ठीक है, तो बट अगर मैं वैसे बोलूं तो स्मॉल नंबर में 3 + 2 ये 5 है, इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3 × 2 विच इज 6। क्लियर? ये एक अप्रोक्सीमेशन समझ में आ गया? दिस अप्रोक्सीमेशन इज एक्चुअली, मेरा ये डिस्टेंस था r, दिस इज dr, तो नाउ द डिस्टेंस बिटवीन a एंड b इज नथिंग बट r + dr। Clear? Change in the distance, initially it was r, so I can say it is having it has nothing to do, but I can just take r as r, and the other distance can be considered as dr, like this, means r plus dr is approximately equal to r dot dr, as a result of which we are going to get this। यहाँ तक सही है? यस सर।
ठीक है. सर Now if I want to understand, this is nothing but this is your potential energy. इसको आप potential energy surface के साथ confuse मत करिएगा. ठीक है. Now अब मैं क्या करना चाहता हूँ, I want to understand, क्योंकि सरफेस की बात चल रही है तो सरफेस मतलब मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा. लेट्स से दिस इज आर स्क्वायर, मैं इसको ले रहा हूँ, एंड दिस इज डी आर. तो इंटीग्रेट करते हैं. इंटीग्रेशन के वर्क्स में 1/4 एप्सिलॉन एंड चार्जेस विल कम आउट. ठीक है. इसका रिजल्ट मालूम है क्या आएगा? कोई बताएगा इसका रिजल्ट क्या होता है अगर x रेज टू पावर -n dx, if I want to do the integration of this, then the first thing मेरे को इंटीग्रेशन में क्या करते हैं हम लोग, -n + 1 है ना, अपॉन में -n + 1. ठीक है. दिस विल बी योर इंटीग्रेशन. तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, -2 + 1, isn't it? यस सर. यहाँ पे क्या होगा, इट विल बी r -2 + 1 अपॉन -2 + 1, प्लस 1. isn't it? Or what I am going to get, 1/r and नेगेटिव साइन. यहाँ से नेगेटिव साइन आएगा ना ये. यस सर. इतना समझ में आया कि इस एक एक्सप्रेशन, यहाँ पे तो मैंने कहीं पे भी नेगेटिव वर्ड यूज ही नहीं किया. मैंने यहाँ पे when I am more interested in getting the surface, this is potential energy surface. ठीक है. मीन्स जब हम लोगों ने, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि दिस इज फोर्स, दिस इज डिस्टेंस, है ना. दिस इज फॉर वेरी वेरी स्मॉल चेंज, वेयर एज जब हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो लेट्स से कि माय फोर्स is moving in this direction, and every time when the force is moving there is a very small change in distance. Sorry, इसको मैं रब कर दूं. I am having a very small change in distance. This is my distance. So I can say at every point of this change in distance, my force is going to vary. So idealistically I will say that every time when there is a very small change in the distance of the positions, at that point of time my force will move in this way, isn't it? तो मुझे क्या मिलेगा, I will be getting, this is my distance and this is my force. ठीक है. तो what I am going to get, suppose initially the force was here and छोटे उसमें करके I am getting a change in potential energy. So I am saying that this whole area which is actually coming to us, this is nothing but potential energy surface. And this information is telling me
that after a certain distance there will be no change as such in the electrostatic potential of a molecule, isn't it? Yes, sir. ठीक है, इसका मतलब यहां से जब मैं धीरे धीरे करके आई एम चेंजिंग द पोजीशन एंड द force is also actually changing a bit because direction of my force is actually changing, so as a result of which my force will also change its magnitude, जिसकी वजह से we used to get a kind of curve. ठीक है, इस कर्व को जो कर्व हमें मिलता है, दिस कर्व इज एक्चुअली नॉट टू डायमेंशनल, दिस इज एक्चुअली अ थ्री डायमेंशनल फिगर जिसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी सरफेस का नाम देते हैं. क्लियर? मींस जो अभी तक आप लोग एनर्जी कर्व्स पढ़ते थे, दैट एक ये आपका रिएक्टेंट है एंड दिस इज योर प्रोडक्ट, तो आप लोग इस तरीके से उसका एक एनर्जी कर्व बनाते थे, है ना? नाउ हम लोगों का रिएक्टेंट अगर सपोज एक सिंपल सा रिएक्शन है, दिस रिएक्शन, ये कौन सा रिएक्शन है? ये व्हाट इज द रिएक्शन? ये कौन सा रिएक्शन है? विच नेम रिएक्शन इज दिस? फ्रिडलक्राफ्ट, ये सुना है? फ्राइज रीअरेंजमेंट, मैंने ये एग्जांपल एक सोची समझी साजिश के तहत लिया, ठीक है, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे भी जो मेरा मॉलिक्यूलर वेट है वो यहाँ पे भी मेरा मॉलिक्यूलर वेट होगा, क्योंकि इट्स अ रीअरेंजमेंट. द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज सेम. हाँ या ना? यस और नो? Yes, sir. यस सर. है ना? मॉलिक्यूलर वेट इज सेम. इट मींस जो मैंने पहली फोर्स बताई थी विच इज Gm/r², ये दोनों फोर्सेस इसके ऊपर बराबर तरीके से काम करेंगी. दैट्स व्हाई इन माइक्रोस्कोपिक लेवल हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स के कंट्रीब्यूशन को निगेट कर देते हैं, बिकॉज एवरी एंटिटी विल बी हैविंग अप्रोक्सीमेटली सेम अमाउंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है, लेकिन हम लोगों को क्या फर्क, कहाँ पे फर्क आएगा? वी विल बी हैविंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में देयर विल बी अ डिफरेंस. यहाँ पे इसका स्टार्टिंग के करीबन होगा एंड दिस विल बी प्रोडक्ट. ठीक है, तो द फोर्स विल वेरी एज अ रिजल्ट ऑफ विच, ऐसा तो नहीं है कि ये मॉलिक्यूल सीधा ऐसे करके ऐसे बनेगा. कभी नहीं पढ़े हो ना ये चीज? नो सर. है ना? हम लोग इसे एनर्जी बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स. ठीक है, कोऑर्डिनेट्स. ठीक, तो नाउ कैन एनीबॉडी टेल मी कि यहाँ पे हम लोगों ने रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स, पहले तो आप लोग बड़े आराम से पढ़ लेते थे ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स हैं. व्हाट आर दीज रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स आर एक्चुअली? ये क्या है ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट जिसकी वजह से हमें ये एनर्जी मिलती है? ठीक है, तो हम लोग अलग अलग उस पे आई एम गोइंग टू गेट अ डिफरेंट एनर्जी एवरी टाइम व्हेन आई एम मूविंग फ्रॉम रिएक्टेंट टू द प्रोडक्ट. एवरी टाइम माय फोर्स इज वेरिंग. ठीक है, Yes, sir. बेटा समझने की कोशिश करना है इसे. लेट से यहाँ पे F0 थी, यहाँ F1, यहाँ F2, F3, F4, F5, F6, यहाँ हम लोग बोल देते हैं Fn, Fn+1 एंड दिस इज F2. ठीक है, यस सर. ठीक है, मीन्स देयर आर n पॉइंट्स, n नंबर ऑफ पॉइंट्स इन अ एनर्जी कर्व. ठीक है, एंड एवरी पॉइंट, every force will have a different distance.
ठीक है। नाउ ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस कैन बी इन डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड एक्सेस, हाँ या ना, है ना। इट मीन्स माय फोर्स, जो मैं पोटेंशियल एनर्जी सरफेस की जिससे मैं बात कर रहा हूँ, विच इज एफ डॉट डी एस, इसमें फोर्स एक पॉइंट पे, मेरी फोर्स में तीन कंपोनेंट हो सकते हैं, विच इज along x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, हाँ या ना, है ना। Yes, sir. बट Yes, बट sir. बट माई फोर्स विल रिजल्ट द मॉलिक्यूल टू मूव टूवर्ड्स द कंपोनेंट विच इज मैक्सिमम। मतलब अगर मैं अगर फ्रैंकली बोलूं, दिस इज एफ एक्स, दिस इज एफ वाई एंड दिस इज एफ जेड, ठीक है। तो इट मीन्स माई डायरेक्शन ऑफ माई पार्टिकल मूविंग, movement of my molecule will be towards, more towards f and z axis, isn't it? हम लोग कह सकते हैं ना ऐसे, और मिनिमम उसकी जो पॉसिबिलिटी होगी, इट विल मूव टुवर्ड्स एक्स एक्सिस। कहने का मतलब, इफ आई एम हैविंग this force which is fx, fy and fz, these are the three components, तो इसमें से जो फोर्स सबसे ज्यादा होती है, हम लोग उसके अलोंग के मूवमेंट को ज्यादा प्रिफर करते हैं। क्लियर? Yes, sir. ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इसको कह लेते हैं, दिस इज फोर्स, resultant force, which is as a result of Fz and Fx, Fz, Fy and Fx component of the force. And in the same way, I can say यहाँ तक किसी को दिक्कत? No, sir. No? Fine. It means I am having a potential energy surface. Let's say इसका अपना एक कंपोनेंट आएगा, इसका अपना एक कंपोनेंट आएगा, बिकॉज चार्जेस तो वही हैं अपॉन आर एक्स, आर वाई, ऑब्वियसली माइनस में है सारे, बिकॉज हम लोग वी आर टॉकिंग अबाउट पोटेंशियल एनर्जी सरफेस, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट पोटेंशियल एनर्जी, isn't it? हाँ है ना? ओके, डन, Yes, sir. ठीक है। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज योर ds, so means ds at every stage is going to contribute along your x-axis, y-axis and z-axis, isn't it? Yes, sir. है ना। तो इट मीन्स ये जो कर्व आप लोग इतनी आसानी से पहले देखा करते थे अपनी 11th-12th की बुक में, वो कर्व इतना आसान नहीं है, ठीक है। वो इतना आसान कर्व नहीं है। हम लोग, अगर मैं वैसे बोलूं तो ये कुछ कुछ इस तरीके का रहता होगा कि अलोंग सारे एक्सिस के अलोंग ये मूव कर रहा होगा ये सरफेस। Clear? Means this is not only due to your x, y or z. We are having different type of potentials as per the
कोऑर्डिनेट्स, जिस कोऑर्डिनेट पे फोर्स ज्यादा काम कर रही है उस कोऑर्डिनेट का सरफेस भी कम होगा। मैंने बोला Fx में कम है तो यहाँ पे ये दिस इज Fx, तो Fx पे जब कोऑर्डिनेट पे जो फोर्स काम कर रही होगी वो सबसे कम होगी, ठीक है। Fy पे जो काम कर रही होगी वो थोड़ी सी ज्यादा होगी, Fz पे होगा तो वो और ज्यादा होगा। इट मीन्स वी आर नॉट गेटिंग, हम लोगों को बलून स्फेरिकल दिखाई देता है, फुटबॉल स्फेरिकल दिखाई देता है, बट इट लाइक स्फेरिकल नहीं, सर्कल दिखाई देता है, बट वो सर्कल नहीं, दैट्स एन स्फेयर। हाँ या ना? यस सर। यस ठीक है, सर। इट मीन्स हमारे पास यहाँ पर भी वी आर हैविंग अ डिफरेंट टाइप ऑफ सर्फेसेस। ये मैं आप लोगों को फिगर इसका भेजूंगा, आप लोग प्लीज उस फिगर में 3 डायमेंशनल देखिएगा। एंड आई विल नॉट, मैं आप लोगों से कहीं से भी ये नहीं पूछूंगा कि ड्रॉ दिस फिगर, बिकॉज मेरे से खुद नहीं बन रहा तो मैं आप लोगों से क्या बनवाऊंगा। डन? यस सर। ठीक है। यस सर। अब ये जो हम लोगों के पास ये जो पोटेंशियल एनर्जी सरफेस हमारे पास आई, इस पोटेंशियल एनर्जी सरफेस पे के पीछे भी कोई ना कोई एक लॉजिक होती होगी, ठीक है। तो हम लोग फिर से यही कर्व बना रहा हूं मैं, आई एम मेकिंग द सेम कर्व which is energy and this is your reaction coordinates, ठीक है। आप चाहो तो एंडोथर्मिक बना लो, एक्सोथर्मिक बना लो, इररिलेवेंट, ठीक है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। अब मैं यहाँ पर आई एम मेकिंग ओनली फ्यू पॉइंट्स सो दैट कि हम लोग आराम से इस चीज को, दिस इज रिएक्टेंट एंड दिस इज, ठीक। तो मुझे यहाँ पर आई एम एक्चुअली, इट इज नॉट अ पॉइंट, इट इज हैविंग another curve which is like this। इस तरीके का कर्व देखा है अभी तक? इस तरीके का कर्व देखा है? नो सर। ठीक है, तो इस कर्व को हम लोग इस कर्व को कुछ इस तरीके से समझ लो, जब हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मींस n, फिर रोटेशनल क्वांटम नंबर के लिए जब जाते हैं, रोटेशनल क्वांटम नंबर के लिए जब जाते हैं तो हम लोगों को रोटेशनल क्वांटम नंबर के वर्क्स पे मेरे को किस तरीके के कर्व्स मिलते थे, मुझे कुछ कुछ ये हो गया है आपका रोटेशनल का, ठीक है। ठीक उसी तरीके से जब मैं तीसरे क्वांटम नंबर, कौन सा है तीसरा क्वांटम नंबर? मैग्नेटिक। ठीक है, यानी वही आपका मैग्नेटिक। तो हम लोगों को क्या मिलता है, वी यूज टू गेट सिमिलर टाइप ऑफ कर्व, बट कुछ कुछ डिफरेंस के साथ कुछ गैप होते हैं इसमें, ये ठीक है। मैं ये फिगर भी आपको भेजूंगा जहां पे ये चीज स्पेसिफाई किया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग क्या, मैं क्या कहना चाहता हूँ, मेरा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो एनर्जी वैल्यू मुझे देता है और जो मुझे रोटेशनल क्वांटम नंबर जो मुझे एनर्जी वैल्यू देता है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जो मुझे एनर्जी वैल्यूज देते हैं, ठीक है, ये सारे एनर्जी वैल्यूज जो मेरे पास आ रही हैं, दे आर एक्चुअली नॉट इक्वल टू ईच अदर, ठीक है, बट they are equal to each other after consideration of certain other parameter। ठीक, तो हम लोग इन पैरामीटर्स को जो लाइक द पैरामीटर्स विच वी आर एक्चुअली मिसिंग व्हाइल वी आर सॉल्विंग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, हम लोग जब उन पैरामीटर्स को कंसिडर करते हैं तो हम लोगों को उस वक्त अप्रोक्सीमेशंस देने पड़ते हैं। मींस दीज आर एक्चुअली अप्रोक्सीमेशंस विच मेक माय रोटेशनल क्वांटम नंबर एनर्जी वैल्यू इक्वल टू द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एनर्जी वैल्यू, ठीक है।
ऑब्वियसली हम लोग रोटेशनल में वी यूज टू हैव अ डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन, बट we are more interested in calculating the energy of the molecule, and if the energy is coming in, अगर मैं दो अलग अलग कैलकुलेशंस कर रहा हूँ और दोनों कैलकुलेशंस में मेरे पास दो अलग अलग एनर्जी वैल्यूज आ रही हैं, इसका मतलब आई एम मिसिंग समथिंग. तो इन ऑर्डर टू मेक my Schrodinger wave equation more accurate, मैं क्या करता हूँ, I used to put a approximation. Clear? तो it means जो हम लोग reaction coordinates की बात करते हैं, these reaction coordinates they are having individual energies. Those energies follows a different type of curve which we used to consider that इसके पास भी अपनी कुछ energy levels होती होंगी. तो अगर मैं इसको भी अगर मैग्नीफाई करूं तो दिस कम्स लाइक दिस, एंड यहाँ पे भी मेरे पास कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशंस. ठीक है, तो फ्रॉम दिस टू दिस, व्हेन माय इलेक्ट्रॉन इज ओवर हियर, इट विल जंप ओवर हियर, then it will come to this level, then come to this level, then in at this level, then only it will be able to jump to this level, isn't it? हाँ या ना? ठीक है, अब मैं इसी को मान लूं कि सपोज दिस इज माय प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जब मेरा 0 है, दिस इज व्हेन इट इज 1, व्हेन इट इज 2. तो इसका मतलब मेरे को 0 से 1 में कूदने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे अपने रोटेशनल क्वांटम नंबर को थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा. तो दिस टाइप ऑफ अप्रोक्सीमेशन, जिसमें मुझे ये मालूम चलना चाहिए कि दिस गैप एज वी गो लाइक near to ionization potential of an electron, this gap of two energy levels they used to decrease a bit. ठीक है, and in order to make that approximation, हम लोग कौन सा approximation use करते हैं, we use both theory, which is approximation theory. Clear? Yes sir. ठीक है बेटा, वो रिएक्शन याद है ना, फ्राइज रीअरेंजमेंट, अभी अभी जो मैंने बताई. यस सर. Yes sir. उसको दिमाग में लेके रखना, तभी बॉर्न ओपनहेमर अप्रोक्सीमेशन को अप्लाई करने की कोशिश करना, अदरवाइज सिर्फ एक थ्योरी बन के रह जाएगी, आप लोग इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं लोगे. ठीक है, तो बॉर्न ओपनहेमर अप्रोक्सीमेशन कहता है कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन और अ प्रोटॉन, तो हम लोग इससे व्हेन अ चार्ज moves from one position, जिसमें हम लोग पोजीशन मींस लेट्स से इट इज x इक्वल टू 0. ठीक है, फ्रॉम वन पोजीशन टू द नेक्स्ट पोजीशन. ठीक है, लेट्स से दिस नेक्स्ट पोजीशन इज x इज इक्वल टू 1 2 3 n. ठीक है, when a charge moves from one position to the next position, x is equal to 1 2 3 4 and like till n, and यहाँ पे इसको लिखना n tending to infinity represents state of zero potential. स्टेट ऑफ जीरो पोटेंशियल. ठीक है, ये सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि अगर इन्फिनिटी पे है तो आई कैन से दैट 1/4 एप्सिलॉन q by q infinity 1 by infinity is nothing but equal to 0. That's why we are terming it as zero potential state. Zero potential state. Clear? यहाँ तक ठीक है? ठीक है, इट मीन्स when x equal to is 0, तो at that point of time this infinity factor
which is actually infinity. ठीक है, means from practically impossible state coming to a zero potential state. ठीक है, when a molecule is moving from practically impossible state to a zero potential state, in between this transition, when a charge move from one position to the next position, whereas the first position when x is equal to 0, it is practically impossible. Next position, which is n equal to infinity, it is your zero potential, as a result of which I can have a potential energy barrier where it is like from infinity to 0. यही है ना, x इक्वल टू 0 है यहाँ पर, एंड यहाँ पर x इज इक्वल टू इन्फिनिटी, और आई कैन से n इक्वल टू इन्फिनिटी. ठीक है, ये क्लियर हुआ बेटा? ये आपको वॉल पोटेंशियल्स, दीज आर योर वॉल पोटेंशियल्स. वॉल पोटेंशियल समझ में आया? यस सर. ठीक है, अब हम लोग अगर यहाँ पे इसे रिप्रेजेंट करवाएं तो दिस इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम, दिस इज कमिंग फ्रॉम, ये मेरा कहाँ से आ रहा है? वी आर कमिंग फ्रॉम लाइक फ्रॉम x इक्वल टू 0, सॉरी, फ्रॉम x इक्वल टू 0 एंड मूविंग टू x इक्वल टू इन्फिनिटी. तो मेरे पास पहले वॉल पोटेंशियल क्या है? वॉल पोटेंशियल इज इन्फिनिटी. यहाँ पे इन्फिनिटी से एक एनर्जी आ रही होगी, इन्फिनिटी एनर्जी, एंड व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज एक्चुअली मूविंग फ्रॉम दिस स्टेज टू दिस स्टेज, तो इट डू नॉट गो डायरेक्टली लाइक दिस, ये ऐसे नहीं जाएगा कभी भी. ठीक है, मीन्स जीरो पोटेंशियल क्रॉस करने के लिए इट इज नॉट गोइंग टू डू दिस मोशन. तो यहीं पे हम लोग एक अप्रोक्सीमेशन जो है वो बॉर्न ओपनहेमर अप्रोक्सीमेशन जो है वो आपके इसी एक ट्रांजिशन के लिए है कि जब आप एक इनफाइनाइट पोटेंशियल सरफेस से आप जीरो पोटेंशियल सरफेस पे जब आप मूव करते हो, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द चार्जेस attains a minimum energy due to the momentum gained from स्टार्टिंग पॉइंट. ठीक है, तो जब मैं मोमेंटम की बात कर रहा हूँ इसका मतलब, और स्टार्टिंग पॉइंट की बात कर रहा हूँ, मतलब द चार्ज इज मूविंग with a kinetic energy, and that kinetic energy is by the virtue of the potential energy there. Clear? कोई हम लोगों ने बाहर से फोर्स नहीं दिया, हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन को क्या किया? We put that electron in the nucleus. ठीक है, न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड. एवरीबडी इज कन्विंस्ड विद दिस और नॉट? Yes, sir. है ना, nucleus is your positively charged, but despite of that the electron never used to fall into the nucleus. कभी गिरता नहीं है ना उसके अंदर? No, sir. है ना, तो मैं वहीं से ही न्यूक्लियस से ही इलेक्ट्रॉन को मूव करवा रहा हूँ. समझ में आ रहा है? इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से जनरेट हुए होंगे? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इनिशियली अगर हम लोग बोले कि न्यूक्लियस वाज द ओनली एग्जिस्टिंग बॉडी इन दिस थिंग, तो इलेक्ट्रॉन एक्चुअली जनरेटेड फ्रॉम अ पोटेंशियल व्हिच इज हैविंग infinity value, and that infinity potential stage is which is impossible, that is your nucleus. Clear? ठीक है, तो charges attain a minimum energy due to the momentum gained from the starting point and then loses the stability
stability resulting to a stagnant state. ठीक है, क्या हो रहा है, ये यहाँ से मूव करता हुआ आया, मूव करते करते इट अटेन्स अ मिनिमम एनर्जी, ये इसने यहाँ मिनिमम एनर्जी अटेन करी, लेकिन क्योंकि इसके पास इतना ज़्यादा मोमेंटम इतना ज़्यादा है कि ये इस जगह रुकेगा नहीं, इट विल मूव टू नेक्स्ट लेवल, और ये तब तक मूव करता रहेगा जब तक कि मेरे जो दोनों चार्जेस हैं वो एक दूसरे से सेपरेट ना हो जाएं। क्लियर? यस सर। ठीक है, यस सर। तो हम लोग इसी चीज को हम लोग बॉन्ड के उसमें लेके आते हैं। फ्राइज रीअरेंजमेंट में आई कैन से दैट देयर वाज अ बॉन्ड व्हिच इज ए एंड बी व्हिच गेट कन्वर्टेड इनटू बी एंड ए, इजंट इट? यही हुआ ना रीअरेंजमेंट रिएक्शन, तो यस सर। है ना? तो आई कैन से दैट हियर ये तो वो स्टेज है विच इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, तो यहाँ पे हम लोग एक्स्ट्रा फ्लोरेटेड लाइंस दिखाते हैं, एंड दिस इज अ स्टेट व्हेन माय रेक्स व्हेन माय फर्स्ट, लाइक हियर आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ बेटा, मैं इस वाले कर्व की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस वाले कर्व की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो दिस इज अ स्टेट व्हेन माय इलेक्ट्रॉन is actually moving within this, and suppose during this change in transformation, these are the intermediates which are actually forming. Okay, and these all intermediates are actually going to follow Born-Oppenheimer approximation theory. It's not like the Born-Oppenheimer approximation theory is applied on a reaction, but it is applied on every bond which is existing in nature. ठीक है, मीन्स पहले मेरा बॉन्ड कुछ बहुत पास दो एटम एकदम आपस में चिपके रहे होंगे, और ये वो आइडियल कंडीशन है विच इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल व्हेन बोथ द एटम्स आर एक्चुअली लाइंग विद इन ईच अदर, जब वो एक दूसरे के अंदर अपने आप को रखे हुए हैं। धीरे धीरे करके यहाँ पर रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट करेंगी, isn't it? फिर ये जो डिस्टेंस है इट विल स्टार्ट चेंजिंग, इट विल फर्दर चेंज, एंड एक ऐसा डिस्टेंस आएगा जहाँ पर आई कैन से कि ये अपने एक आइडियल बॉन्ड लेंथ में होगा, फिर ये और खिंचता चला जाएगा, और फिर एक ऐसा स्टेज आएगा व्हेन these molecules are actually infinitely distance separated from each other. ठीक है, यहाँ तक सही है बेटा? यस सर। ठीक है, तो both explains the stability of a bond. ठीक है, क्योंकि सॉफ्टवेयर में हम लोगों को इसी एक चीज की जरूरत होती है। हम लोग क्या करें, हम लोग अगर किसी तरीके, अब तो बहुत अच्छे स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर आ चुके हैं जो कि ऑक्सीजन को ऑक्सीजन के ऊपर बनने ही नहीं देते, वो एक फिक्स बॉन्ड लेंथ में ही बनाएंगे। शुरुआत में जब हम लोगों को बॉन्ड बनाना नहीं आता था कंप्यूटर में, तो हम लोग कैसे करते थे, हम लोग 2 एटम बनाते थे, उन दोनों एटम्स को एकदम पास में चिपका देते थे, ठीक है, और फिर उसके बाद उनका मिनिमाइजेशन चलाते थे। ठीक है, तो वो ड्यूरिंग दैट मिनिमाइजेशन व्हाट माय सॉफ्टवेयर इज गोइंग टू डू, इट एक्चुअली गोइंग टू कैलकुलेट द रिपल्सिव फोर्सेस, and then attractive and repulsive forces get equal, attractive equal to repulsive,
ठीक है। और एक ऐसा स्टेज भी आता है विच इज नॉट लाइक, उसमें आप ये नहीं कह सकते कि विच फोर्स इज एक्चुअली प्रिडोमिनेंट, बट दे आर इन डायनेमिक स्टेज। मींस दिस इज अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस का एक डायनेमिक वेरिएशन होता है। तो वी नेवर यूज टू हैव दिस टाइप ऑफ क्लीवेज। अदरवाइज मेरे को क्या करना पड़ेगा, इफ आई एम इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ माई मॉलिक्यूल, temperature is another reaction coordinate, I can change my temperature. If I will increase the temperature at that stage, then temperature will result the breaking of the bond. यहाँ तक क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है। तो अब हम लोगों के पास, जब मैं पोटेंशियल एनर्जी सरफेस की बात करता हूँ, तो मेरे पास दो चीजें आती हैं। एक है जीरो पॉइंट एनर्जी, एंड जब मैं बेटा अब मैं पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ, तो आई एम नॉट एक्चुअली इंटरेस्टेड इन जीरो पॉइंट एनर्जी। मैं ये क्या है, जीरो पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी सरफेस है। ठीक है। देन मेरे पास एक मिनिमम एनर्जी आएगी, मेरे पास एक मिनिमम एनर्जी आएगी और एक ग्लोबल मिनिमा आएगा। ठीक है। ये कर्व तो ध्यान में है ना आपके पास? बॉर्न ओपनहेमर अप्रोक्सीमेशन में इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस के बारे में, न्यूट्रॉन के लाइक इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, एटम के न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया गया। हम लोगों ने वही बॉर्न ओपनहेमर अप्रोक्सीमेशन को ले लिया हम लोगों ने बॉन्ड के केस में, कि जब हमारे पास दो एटम्स हैं विच आर एक्चुअली ओवरलैपिंग विद ईच अदर एंड दैट स्टेज इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, तो आई कैन कंसिडर दैट दिस इज द सेम स्टेज एज इफ द इलेक्ट्रॉन इज सिचुएटेड इन द न्यूक्लियस। ठीक है। और फिर धीरे धीरे करके ड्यू टू द फोर्सेस लाइक डांसिंग ऑफ फोर्सेस, आप क्या कह सकते हो, दिस एनर्जी इट इज गोइंग टू अटेन ए एनर्जी विच इज मिनिमम। अब ये जो मिनिमम एनर्जी हमारे पास यहाँ आ रही है, इसको हम लोग क्या बोले, ये जीरो पॉइंट एनर्जी है या मिनिमम एनर्जी है या फिर ये ग्लोबल मिनिमा है? ठीक है। अगर मैं इन तीन टर्म्स को डिफ्रेंशिएट कर लेता हूं, तो मैं ये बता सकता हूं कि मेरा सॉफ्टवेयर किस कैपेबिलिटी में काम कर रहा है। आर यू एबल टू गेट माई पॉइंट? यस सर। फाइन। ठीक है। तो अब सबसे पहले हम लोग काम करते हैं मिनिमम एनर्जी की अंडरस्टैंडिंग को। एक ही फिगर में तीनों के तीनों क्लियर हो जाएंगे, डोंट वरी, बट हम लोग पहले मिनिमम एनर्जी लेते हैं। ठीक। तो वापस बनाना बेटा ये दिस थिंग। ठीक है। नाउ ये बॉर्न ओपनहेमर अप्रोक्सीमेशन का ही कर्व है। इस स्टेज को बोलना दिस इज योर ब्रेकिंग लिमिट्स, मतलब इसके बाद अगर मॉलिक्यूल और आगे गया तो बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है। इसको बोलना दिस इज ओवरलैपिंग लिमिट्स, मीन्स इससे ज्यादा पास में एटम नहीं आ सकते। ठीक है। मीन्स ये जो अगर मैं इसको डिस्टेंस के हिसाब से बोलूं, तो आई कैन से, अगर रिएक्शन कोऑर्डिनेट मेरा डिस्टेंस है, तो आई कैन से दैट इट इज नथिंग बट वैन डर वाल रेडियी। वैन डर वाल रेडियी। ठीक है। उससे भी मतलब ये मिनिमम वैल्यू ऑफ वैन डर वाल रेडियी है। इट इज नॉट एक्चुअल वैन डर वाल रेडियी, मैं कहीं पे इसको बोलूंगा। ठीक है। बट इससे नीचे रेडियस नहीं जा सकता। इसके आगे अगर मैंने इसको किया तो ये एटॉमिक रेडियी के लेवल पे आ जाएगा। क्लियर? एटॉमिक रेडियी को मुझे हमेशा डिस्टर्ब नहीं करना है। मैं जो भी करूंगा वो मैं वैन डर वाल रेडियी को ही पोलराइज और ये सब चीजें करूंगा। तो नाउ सबसे पहले मिनिमम एनर्जी। ठीक है। मान लेते हैं दिस इज योर स्टेज, this is your region which is
मिनिमम पोटेंशियल ठीक है। और मैं पहले बता चुका हूँ, दिस इज जो पोटेंशियल एनर्जी सरफेस की जो मैं बात कर रहा हूँ, इट इज नॉट 2 डायमेंशनल, इट इज एक्चुअली 3 डायमेंशनल। हाँ या ना, है ना। तो इसका मतलब एक, अगर ये एनर्जी है इस वाले डॉट की यहाँ पर, तो यही सेम एनर्जी यहाँ पे इस वाले डॉट की भी होगी। हाँ या ना। इसको बोलो m and this n means energy of m point will be equal to energy of n point because they are at the same energy level, है या नहीं है? यस सर। ठीक है। तो जितने भी पॉइंट्स, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल है, इसका मतलब सरफेस के अलोंग जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे m n o, ये सारे के सारे क्या है, इट इज नथिंग बट, ये हमारी मिनिमम एनर्जीज कहला सकती है। मतलब मिनिमम एनर्जी वैल्यू कैन बी मोर देन 1। ठीक है, मिनिमम एनर्जी वैल्यू कैन बी मोर देन 1। फाइन, समझ में आया? ठीक है। तो इसी वजह से जो हम लोग मिनिमाइजेशन करते हैं, मिनिमाइजेशन में जो एनर्जी वैल्यू आती है वो हर बार डिफर करती है। ठीक है, इट डिफर्स ऑल द टाइम। ठीक है, क्यों? बिकॉज सेम 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 एनर्जी लेवल पे ही मेरे कई सारे कॉन्फर्मेशन एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी रीजन में मेरे पास जितनी भी एनर्जीज हैं, मींस एट अ सिंगल एनर्जी विच इज मिनिमम, एंड उस वो स्टेबिलिटी हम लोग, मतलब जो आरटी पे आपके पास एनर्जी आ रही है या फिर 0 डिग्री पे जो आपके पास एनर्जी आ रही है, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम these different structures which are actually lying on the potential energy surface and they are possessing same energy, they are actually differing in conformation. Conformation may differ. मैं इसलिए बोल रहा हूँ मे डिफर, क्योंकि आप लोगों को कई बार करोगे, आप लोग बेंजीन ले लोगे और बेंजीन में बोलोगे कि सर ये तो क्या है, डिफर ही नहीं कर रहा, हम लोगों ने ये वाला बॉन्ड इंक्रीज किया, ये वाला बॉन्ड इंक्रीज किया और ये वापस वहीं आके सेम एनर्जी आ रही है। तो फॉर स्मॉल मॉलिक्यूल्स मे और मे नॉट बी, वी कैन नॉट डू दैट मच ऑफ प्रिसाइज कैलकुलेशन, बट मिनिमम एनर्जी एक ही स्टेट पे कई सारी मिनिमम एनर्जीज हो सकती हैं, बिकॉज इट इज नथिंग बट इट इज सर्कुलर इन नेचर। ठीक है, ये सर्कुलर एनर्जीज हैं। एक ही लेवल पे मेरे जो सर्कुलर, उसमें जितनी भी एनर्जीज आ रही हैं, दे आर हैविंग सेम एनर्जी वैल्यूज। एंड जो कॉन्फर्मेशन है, कॉन्फर्मेशन, क्योंकि मैंने क्या बोला, ये कर्व जो है ये एक्स वाई एंड जेड एक्सिस की वजह से आता है, तो इसका मतलब कॉन्फर्मेशन मेरा एक्स वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट के हिसाब से विल डिफर अ बिट। ठीक है, तो मे डिफर ड्यू टू fx, fy and fz components. Done? समझ में आया बेटा ये? यस सर। ठीक है, it means I can say that minimum energy is nothing but it is a band. Minimum energy is a band where energies are approximately equal. कौन से रीजन में? एट द, इस कर्व को भी हम लोग कई तरीके से डिफाइन करते हैं। तो दिस, ये जो रीजन आपका नीचे वाला है, इसे हम लोग बोलते हैं एट
log portion of BOT ठीक है, बॉर्न ओपनहेमर अप्रोक्सीमेशन थ्योरी। ठीक है, ये लॉग पोर्शन है, दिस इज योर लैग पोर्शन। ठीक, हम लोगों को उससे कोई मतलब नहीं, हम लोगों को लॉग पोर्शन से ही मतलब है। ठीक है, तो इट्स ए बैंड ऑफ एनर्जी, ये कोई सिंगल एनर्जी नहीं है। इसलिए एक पर्टिकुलर रेंज में हमारी अगर एनर्जी आ रही है तो हम लोग बोलते हैं हाँ ठीक है, मॉलिक्यूल मिनिमाइज हो गया। इट इज नॉट द मिनिमम एनर्जी, इट इज अ बैंड ऑफ एनर्जी। ठीक है, इट्स अ बैंड ऑफ मिनिमम एनर्जी। क्लियर? Yes, sir. Now, what is global minima? And what is 0 point energy? तो this point is आप इसे कह सकते हो this is nothing but this is 0 point energy. Zero point energy, which is actually a unique value at normal temperature and pressure. ठीक है, सिंगल वैल्यू आएगी, हर स्टेज में एक सिंगल वैल्यू आएगी। समझ में आया? ठीक है, चाहे मेरा स्टार्टिंग पॉइंट कहीं का भी रख लूं मैं, 0 point energy of a molecule will be same हमेशा। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, बट 0 point energy कॉन्फर्मेशन जो होती है, जो 0 point energy पे जो कॉन्फर्मेशन होगी, वो कॉन्फर्मेशन मॉलिक्यूल कभी भी अटेन नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पे इट्स ए यूनिक वैल्यू एट एनटीपी, बट 0 point energy confirmation is never attained. क्यों नहीं हो पाता? Never attained due to residual एनर्जीज। जो रेसिडुअल एनर्जीज हमारे मॉलिक्यूल में रह जाती हैं, उनकी वजह से 0 point एनर्जी कॉन्फर्मेशन कभी भी हमारा मॉलिक्यूल नहीं ले सकता। ठीक है, इस कॉन्फर्मेशन में मॉलिक्यूल कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर वो करता है तो समझ लो इट्स लाइक वो इसका मतलब 0 point एनर्जी एंड ग्लोबल मिनिमा दोनों साथ हैं। ठीक है, दोनों एक दूसरे से कंसाइड कर रहे हैं, बट 0 point एनर्जी कॉन्फर्मेशन इज नेवर अटेन्ड। इवन इन द केस अगर वो ग्लोबल मिनिमा के बराबर भी होगा तो वी विल से दैट इट्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ग्लोबल मिनिमा। डन है? ठीक है, नाउ व्हाट इज ग्लोबल मिनिमा? ग्लोबल मिनिमा इज कि इफ आई एम ग्लोबल मिनिमा इज इट्स एन एनर्जी a molecule always will attain irrespective of its starting point coordinates। ठीक है, विच मीन्स लाइक अगर मैं एक्स डायरेक्शन से अपने मॉलिक्यूल को छोड़ूंगा तो हो सकता है मेरा मिनिमम एनर्जी और मेरी 0 point एनर्जी इज अ यूनिक वैल्यू, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज इन एनी वेज, बट हम लोग उसे कभी अटेन नहीं कर सकते। मिनिमम एनर्जी अगर मैं एक्स डायरेक्शन से मॉलिक्यूल को छोड़ता हूं तो अलग आ सकती है, वाई डायरेक्शन से मॉलिक्यूल को ड्रॉप करता हूं तो अलग आ सकती है, जेड डायरेक्शन से मॉलिक्यूल को ड्रॉप करता हूं तो अलग आ सकती है। बट ग्लोबल मिनिमा मैं चाहे अपने मॉलिक्यूल को एक्स, वाई और जेड किसी भी पॉइंट से उसको अगर ड्रॉप करूंगा, इट इज गोइंग टू अटेन
the conformation, the global minima conformation always. Clear? That's why global minima conformation को हम लोग एक और नाम देते हैं, which is optimized geometry. Done? ठीक है बेटा, सारे के सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हैं? इसमें अगर आपको कोई भी दिक्कत है, अभी भी कोई कंफ्यूजन है, तो यू कैन आस्क. कोई कंफ्यूजन अगर है? नो सर। ठीक है, तो अब तो आपको एक क्लियर सा थोड़ा सा पता चल रहा होगा ना. जैसे आप एक बलून ले लो, उस बलून में पानी भर लो, ठीक है, और ऊपर से उसे बांध दो, ठीक. उसके बाद उस बलून को आप लटका दो एक जगह. आर यू लिसनिंग मी और नॉट? यस सर। ठीक है, अब जो आपका ग्लोबल मिनिमा होगा, वहां पे जब आप बलून को पंचर करोगे, मतलब पिन डालोगे, ठीक है, तो आपका थोड़ी देर के लिए जो पानी जो अंदर स्टोर्ड है, उसका जो शेप होगा, दैट विल रिमेन द सेम फॉर अ वेरी स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन वो सेम रहेगा. ठीक है, वहीं पे अगर मैं उससे मिनिमम एनर्जी, मतलब किसी भी ऐसे पॉइंट पे जो कि उसका ग्लोबल मिनिमा नहीं है, मैं अगर वहां उसे पंच करूंगा, तो एवरी टाइम व्हेन आई एम पंचिंग इट एट डिफरेंट पॉइंट्स, तो मेरा जो कॉन्फर्मेशन, जो उसका इनिशियल कॉन्फर्मेशन है, दैट इनिशियल कॉन्फर्मेशन इटसेल्फ वेरीज. ठीक है, it will not be able to remain in that intact shape similar to its initial point, क्योंकि इनिशियल पॉइंट में ही डिफरेंस आ जाता है. इसलिए मिनिमम एनर्जी यूज्ड टू चेंज एट एवरी पॉइंट ऑफ like time, whereas global minima, whenever you are pinning a balloon at global minima, so for a short period of time the shape of water will remain the same as it was there in its initial state. देखा है ना YouTube में ये? हाँ या ना? यस सर। ठीक है, एंड 0 पॉइंट एनर्जी, ये वो पॉइंट होगा जहां पे अगर मैं पिन करूं तो मेरे बलून को फटना नहीं चाहिए. ठीक है, तो ये हम लोग कभी अटेन नहीं कर पाते हैं. इसी वजह से 0 पॉइंट एनर्जी जो हमारा सॉफ्टवेयर कैलकुलेट करता है, हम लोग उसे हमेशा माइनस कर देते हैं, बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज नॉट पॉसिबल. तो अगर मैं बोलूं कि 0 पॉइंट एनर्जी और ग्लोबल मिनिमम में से सबसे कम कौन होता है, तो 0 पॉइंट एनर्जी इज दी मिनिमम वैल्यू. उसके बाद ग्लोबल मिनिमा आता है, फिर मिनिमम एनर्जी या फिर मिनिमाइजेशन, यानी सबसे ज्यादा प्रिसाइज एनर्जी किसकी है, दैट इज 0 पॉइंट. ठीक, फिर उसके बाद हम लोगों को ग्लोबल मिनिमा यानी ऑप्टिमाइज्ड, फिर उसके बाद हम लोगों का मिनिमम एनर्जी मींस मिनिमाइज्ड. क्लियर? यस सर। डन है ना बेटा? इसमें आपको ज्यादा कोई ऐसी चीज तो नहीं लगी ना विच इज बियॉन्ड योर अंडरस्टैंडिंग? मैं खुद नहीं चाह रहा इसमें आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस में घुसाऊं, बिकॉज इट इज ऑफ नो यूज. वो बॉर्न ओपनहेमर अप्रोक्सीमेशन थ्योरी इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट कंसेप्ट ऑफ योर श्रोडिंगर इक्वेशन. यहाँ पे हम लोग उसे बॉन्ड के हिसाब से जब हम लोग उसे लेते हैं, तो हम लोग उसको न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, इट्स ऑल्सो a 2 body system, and a 2 atom molecule, a diatomic molecule is also a 2 entity system. हम लोग इसलिए उसे कोलैबोरेट करवाते हैं, एंड वी यूज टू डिफाइन लाइक कौन सा हमारा ब्रेकिंग लिमिट्स है, मतलब जहाँ पे हमारा बॉन्ड टूट जाएगा, कौन सा हमारा एटॉमिक रेडियाई की लिमिट है, वो हम लोग डिफाइन कर सकते हैं. इससे वी कैन ऑल्सो डिफाइन द लोकल मिनिमा मीन्स योर मिनिमम एनर्जी, global minima means optimized energy, and 0 point energy with the help of Born-Oppenheimer approximation theory. Done? यस सर। ठीक है, तो इसका मतलब इस पूरे कर्व में एवरी, जिस भी पॉइंट की मैं बात करूंगा, जिस भी कॉन्फर्मेशन की मैं बात करूंगा, एट एवरी कॉन्फर्मेशन देयर विल बी
a structure which will be a global minima, which will be a local minima, and which will be a 0 point. ठीक है, तो जब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, आप एक ही मॉलिक्यूल को 2 बार 3 बार अगर कैलकुलेट करते हो, तो इसका मतलब यू आर एक्चुअली कंफर्मिंग कि आपका जो 0 पॉइंट एनर्जी आ रही है ना, दैट इज कमिंग सेम. अगर 0 पॉइंट एनर्जी हर बार डिफरेंट आ रही है, तो हम लोग तब तक, इसीलिए कन्वर्जेंस क्राइटेरिया बढ़ाया जाता है. 10 by raised to power 6 minus 6, 10 by raised to power minus 8, 10 by raised to power minus 11, 10 by raised to power minus 12 तक पहुंचते पहुंचते जो हमारी 0 पॉइंट एनर्जी आ रही होती है ना, वो कांस्टेंट आना शुरू हो जाती है. ठीक है, फिर हम लोग उसे बड़े आराम से माइनस कर सकते हैं, एंड वी कैन से हमारे रिजल्ट प्रिसाइज है. डन. बेटा कोई Yes, sir. बेहोश होके गिरा तो नहीं ना? No, sir. कोई भी नहीं गिरा. ओके, चलो ठीक है. तो मैं एक बार एचओडी साहब से ये करूंगा, डिस्कस करूंगा इस चीज के लिए कि इफ वी कैन चेंज द टाइम टेबल ऑफ यू पीपल इन सच ए वे सो दैट यू कैन कम फॉर 2 days, एंड इन दोज 2 days वी विल बी ओनली एंड ओनली डूइंग द प्रैक्टिकल्स. Yes, sir. ठीक है. हाँ, तो मैंने आज बात करी थी, तो उन्होंने बोला कि अगर ऐसा बच्चे बोलते हैं तो एक बार कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है. सर वैसे ये जो डिस्कशन होता है ये मतलब पूरी बिल्डिंग का एक साथ नहीं होता? नहीं होता ना बेटा, यहीं पे तो है. अब तो डिसेंट्रलाइज कर दिया इन्होंने कि एग्जाम्स डिपार्टमेंट करवाता है. क्योंकि सर SCLS तो फिर एक ही, तो सारे डिपार्टमेंट्स का एक साथ ही सेम डिसीजन नहीं होना चाहिए? बेटा होना तो चाहिए, लेकिन पहले जब जो इनसे पहले डीन थे ना, उनका ये था कि उन्होंने तो साथ में मतलब सारे SCLS के एग्जाम डीन ऑफिस करवाता था. अब क्या हो गया है, अब उन्होंने डिपार्टमेंट्स को दे दिया है, डिसेंट्रलाइज कर दिया है. ठीक है, तो इसका मतलब एचओडी हिमसेल्फ इज हैविंग अ पावर टू टू कैंसिल वन पेपर और टू लाइक डू द एग्जामिनेशन. हम लोग अपनी मर्जी से, वो लोग सिर्फ डेट बता देते हैं, इस डेट पे एग्जाम होगा. ठीक है, और हम लोग उसके बाद उस डेट के हिसाब से अपनी डेट शीट और ये सब, पहले ये सब डेट शीट वेट शीट जो है वो डीन ऑफिस से बन के आती थी. अब हम लोग खुद बनाते हैं ये. ठीक है, यस सर. तो ठीक उसी तरीके से जो पहले टाइम टेबल आप लोगों के बन के आते थे बीएससी के, वो डीन ऑफिस बनाता था. ठीक है, एक कॉपी डीन के पास जाती थी, उसमें अप्रूव होता था. अब अप्रूव होने का वो रिकॉर्ड पर्पस के लिए डीन ऑफिस जाती है. ठीक है, तो वी कैन चेंज दैट थिंग, बट दूसरे डिपार्टमेंट से कोई लेना देना नहीं है. अच्छा, ठीक ओके है. सर. चलें. ओके बेटा.